डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आवारा मसीहा दिशाहारा। किसी कारण स्कूल की आधी छुट्टी हो गई थी विराम। घर लौटकर गांगुलियों के नवासे शरत ने अपने मामा सुरेंद्र से कहा, चलो पुराने बाग में घूम आए विराम पैरा। उस समय खूब गर्मी पड़ रही थी। फूल फल का कहीं पता नहीं था विराम, लेकिन घनी छाया के नीचे निस्तब्धता में समय काटना बहुत अच्छा लगता था विराम। वह अब यहाँ से चला जाएगा, इस बात से शरद का मन बहुत भारी था विराम, लेकिन कहता वह किसी से नहीं था विराम। चुपचाप सुरेंद्र के साथ घर से निकल पड़ा विराम। नाते में मामा और आयु में छोटा होने पर भी दोनों में धीरे धीरे मित्रता के बंधन गहराते आ रहे थे विराम पैरा। बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा विराम। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या न हो विराम। फिर जैसा कि उसका स्वभाव था, सहसा कूदकर वह एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और बातें करने लगा विराम। इन बातों का कोई अंत नहीं था विराम, कोई सूत्र भी नहीं था विराम। विदा के दुख को छिपाने के लिए ही मानो वह कुछ न कुछ कहते रहना चाहता था विराम। बोला, तू दुखी न हो, हम फिर मिलेंगे, और बीच बीच में तो मैं आता ही रहूँगा। आओगे? क्यों नहीं आऊँगा। भागलपुर क्या मुझे कम अच्छा लगता है? घाट के टूटे स्तूप पर से गंगा में कूदने में कितना मज़ा आता है। उस पार वह जो जाऊ का वन है, उसे क्या भूल सकूंगा। वह मुझे पुकारेगा और मैं चला आऊंगा विराम पैरा। फिर दीर्घ निश्वास लेकर बोला, ओह कितनी प्यारी जगह है यह भागलपुर। देख लेना, मैं अवश्य आऊंगा विराम पैरा। 2 क्षण तक दोनों में से कोई नहीं बोला विराम। फिर सहसा शरत ने कहा, पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है। मान लो किसी वन में जा रहे हैं, हठात संध्या का अंधकार फैल गया, चारों ओर से हिंसक पशुओं की आवाजें उठने लगीं। तब यदि पेड़ पर चढ़ना न आया तो महाविपद। सुरेंद्र ने पूछा, अगर गिर पड़े तो? शरद ने कहा, गिरेगा क्यों रे। वह और ऊपर चढ़ गया विराम। एक कपड़े से कमर को पेड़ की एक मोटी शाखा से बांधा और लेट गया विराम। बोला, इस तरह सोकर रात काटी जा सकती है विराम पैरा। नाना के घर रहते शरद को लगभग 3 वर्ष हो गए थे विराम। इससे पहले भी वह माँ के साथ कई बार आ चुका था विराम। सबसे पहली बार उसकी माँ जब उसको लेकर आई थी तो नाना नानियों ने उस पर धन और अलंकारों की वर्षा की थी विराम। नाना केदारनाथ ने कमर में सोने की तगड़ी पहनाकर उसे गोद में उठाया था विराम। उस परिवार में इस पीढ़ी का पहला लड़का था वह पैरा। लेकिन 3 वर्ष पहले का यह आना कुछ और ही तरह का था विराम। उसके पिता मोतीलाल यायावर प्रकृति के स्वप्नदर्शी व्यक्ति थे विराम। जीविका का कोई भी धंधा उन्हें कभी बांध कर नहीं रख सका विराम। चारों ओर से लांछित होकर वह बार बार कामकाज की तलाश करते थे विराम। नौकरी मिल भी जाती थी तो उनके शिल्पी मन और दास्ता के बंधन में कोई सामंजस्य न हो पाता विराम। कुछ दिन उसमें मन लगाते, परंतु फिर एक दिन अचानक बड़े साहब से झगड़कर उसे छोड़ बैठते और पढ़ने में व्यस्त हो जाते या कविता करने लगते विराम। कहानी, उपन्यास, नाटक सभी कुछ लिखने का शौक था विराम। चित्रकला में भी रुचि थी विराम पैरा। सौंदर्य बोध भी कम नहीं था विराम। सुंदर कलम में नया निब लगाकर बढ़िया कागज पर मोती जैसे अक्षरों में रचना आरंभ करते, परंतु आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता, अंत होता उतना ही महत्वहीन विराम। अंत की अनिवार्यता मानो उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं की विराम। बीच में ही छोड़कर नई रचना आरंभ कर देते विराम। शायद उनका आदर्श बहुत ऊंचा होता था, या शायद अंत तक पहुंचने की क्षमता ही उनमें नहीं थी विराम। वह कभी कोई रचना पूरी नहीं कर सके विराम। एक बार बच्चों के लिए उन्होंने भारतवर्ष का एक विशाल मानचित्र तैयार करना आरंभ किया, परंतु तभी मन में एक प्रश्न जाग आया
क्या इस मानचित्र में हिमाचल की गरिमा का ठीक ठीक अंकन हो सकेगा? नहीं हो सकेगा विराम। बस फिर किसी भी तरह वह काम आगे नहीं बढ़ सका विराम पैरा। इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई विराम। परिवार का भरण पोषण उनके लिए असंभव हो गया विराम। यह देखकर शरत की माँ भुवन मोहिनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की और एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली आई विराम। मोतीलाल एक बार फिर घर जवाई होकर रहने लगे विराम पैरा। भागलपुर आने पर शरत को दुर्गाचरण एमई स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास में भर्ती कर दिया गया विराम। नाना स्कूल के मंत्री थे, इसलिए बालक की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है इसकी किसी ने खोज खबर नहीं ली विराम। अब तक उसने केवल बोधोदय ही पढ़ा था विराम। यहाँ उसे पढ़ना पड़ा सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव सद्गुरु और प्रकांड व्याकरण विराम। यह केवल पढ़ जाना ही नहीं था, बल्कि स्वयं पंडित जी के सामने खड़े होकर प्रतिदिन परीक्षा देना था विराम। इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरत का साहित्य से प्रथम परिचय आंसुओं के माध्यम से हुआ विराम। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है, लेकिन शीघ्र ही वह यह अवश्य समझ गया कि वह क्लास में बहुत पीछे है विराम। यह बात वह सह नहीं सकता था, इसलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना आरंभ कर दिया विराम। और देखते बहुतों को पीछे छोड़कर अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा विराम पैरा। नाना लोग कई भाई थे और संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे विराम। इसलिए मामाओं और मौसियों की संख्या काफी थी विराम। उनमें छोटे नाना अघोर नाथ का बेटा मणिंद्र उसका सहपाठी था विराम। उन दोनों को घर पढ़ाने के लिए नाना ने अक्षय पंडित को नियुक्त कर दिया था विराम। वे मानो यमराज के सहोदर थे विराम। मानते थे कि विद्या का निवास गुरु के डंडे में है विराम। इसलिए बीच बीच में सिंह गर्जना के साथ साथ रुदन की करुण ध्वनि भी सुनाई देती रहती थी विराम पैरा। इस विद्याध्ययन के समय शरारत कम नहीं चलती थी विराम। शरत यहाँ भी अग्रणी था विराम। उस दिन तेल के दिए के चारों ओर बैठकर सब बच्चे पढ़ रहे थे और बरामदे में निवाड़ के पलंग पर लेटे हुए नाना सुन रहे थे। सहसा वे बोल उठे, क्यों पुराना पाठ याद कर रहे हो? आज नया पाठ नहीं पढ़ा क्या? नहीं, क्यों? पंडित जी नहीं आए विराम। उन्हें बुखार आ गया है विराम। बस नाना ने घर के सेवक मुशाई को पुकारा, मुशाई लालटेन जलाओ, पंडित जी को बुखार आ गया है विराम, देखने जाना है विराम पैरा। वे स्कूल के मंत्री ही नहीं, समाज के नेता भी थे विराम। मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसमें वे आदर्श माने जाते थे विराम। उनके जाते ही शरत ने घोषणा की, कैट इज आउट, लेट माउस प्ले विराम। और तुरंत ही समवेत गान का यह स्वर वहां गूंज उठा, डांस लिटिल बेबी, डांस अप हाई, नेवर माइंड बेबी, मदर इज नाई, स्टॉप, क्रो एंड केपार एंड क्रो, देयर लिटिल बेबी, देयर यू गो, स्टॉप, अप टू द सीलिंग, अप टू द ग्राउंड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, राउंड एंड राउंड, डांस लिटिल बेबी, एंड मदर विल सिंग मैरिली मैरिली, डिंग 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 विराम। एक उत्साही बालक ने इस अंतिम पंक्ति का तुरंत हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत कर दिया। खुशी से ताक दिनादिन विराम पैरा। एक दिन न जाने कहां से एक चमगादड़ बच्चों के सिर पर आकर मंडराने लगा विराम। छोटा मामा देवी सोया पड़ा था, क्योंकि नाना भी सो गए थे विराम। तब बाकी बच्चों का पढ़ना कैसे होता विराम। चमगादड़ को देखकर मणि और शरत के हाथ खुजलाने लगे विराम।
लाठियां लेकर वे उसे पकड़ने दौड़े विराम। फिर जो युद्ध मचा उसमें चमगादड़ तो जंगल में से होकर निकल गया, लेकिन लाठी दीवे में जा लगी विराम। चादर पर तेल फैलता हुआ वह बुझकर गिर पड़ा विराम। यह देखकर मणि और शरद दोनों चुपचाप वहां से पलायन कर गए विराम। नाना की आंख खुल गई विराम। देखा घोर अंधकार फैला है विराम। पुकार उठे मुशाई मुशाई। मुशाई दौड़ा दौड़ा आया। जी बाती केयूं बुत गया। दिया सलाई जलाकर मुशाई ने देखा कि वहां न तो मणि है और न शरत विराम, केवल देवी गहरी नींद में सोया है विराम। बोला मणि और शरत तो खाना खाने गए हैं विराम। देवी ने बत्ती गिरा दी है विराम। पैरा इस अपराध की कोई क्षमा नहीं थी विराम। केदारनाथ ने देवी का कान पकड़कर उठाया और मुशाई मुशाई से कहा, इसे ले जाकर अस्तबल में बंद कर दो विराम। पैरा अगले दिन मामा को प्रसन्न करने के लिए गहरी रिश्वत देनी पड़ी विराम, लेकिन देवी पर मां सरस्वती की कम ही कृपा थी विराम। शरद के बड़े मामा ठाकुरदास सभी बच्चों की शिक्षा की देखभाल करते थे विराम। वे गांगुली परिवार की कट्टरता और कठोरता के सच्चे प्रतिनिधि थे विराम। उस दिन क्या हुआ, मोतीलाल बच्चों को लेकर गंगा के किनारे घूम रहे थे कि अचानक ठाकुरदास आ निकले विराम। उनकी दृष्टि में यह अक्षम्य अपराध था विराम। उन्होंने बच्चों को तुरंत परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दिया विराम। किसी तरह मणि और शरत तो मुक्ति पा गए, लेकिन देवी ने जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद किया। जगन्नाथ विराम। पैरा इस अपराध का दंड पीठ पर चाबुक खाना ही नहीं था, अस्तबल में बंद होना भी था विराम। परंतु शरत पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था विराम। यहाँ तक कि स्कूल में भी दुष्टता करने से वह नहीं चूकता था विराम। अक्सर वहाँ की घड़ी समय से आगे चलने लगती विराम। उसको ठीक करके चलाने का भार वैसे अक्षय पंडित पर था विराम, लेकिन 2 घंटे खूब जमकर काम करने के बाद तंबाकू खाने की इच्छा हो आना स्वाभाविक था विराम। तब वे स्कूल के सेवक जगुआ की पानशाला में जा उपस्थित होते। संपूर्ण विराम।